फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए सर्वेइंग सेकंड के सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे। इसमें जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है कंटूरिंग का सर्वेइंग सेकंड में, तो इसके हम पूरे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जो भी टॉपिक आपको पढ़ने हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, बीटीयूपी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो ये सभी टॉपिक को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो पर इन तक बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ऐसे ही रिवीजन क्लास की सीरीज आपके और भी सब्जेक्ट की कराई जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले हम सर्विंग सेकंड को कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है सर्विंग सेकंड है और इसके फर्स्ट चैप्टर को आज हम देखेंगे कंटूरिंग को। कंटूरिंग के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको सभी को हम यहाँ पर इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं कंटूरिंग आपका होता क्या है और कंटूरिंग में हमको क्या क्या प्रोसेस करने होते हैं, कंटूरिंग हम क्यों करते हैं, तो पूरी डिटेल हम जान रहे हैं इस वीडियो में। सबसे पहले कंसेप्ट के ऊपर अगर हम बात करें तो कंटूरिंग का कंसेप्ट क्या है। यदि किसी नक्शे में क्षेत्र के बिंदुओं की क्षैतिज स्थिति के साथ साथ उनकी ऊर्ध्वाधर स्थिति भी बनाई जाए तो नक्शे की उपयोगिता काफ़ी बढ़ जाती है। ऐसे नक्शे को हम स्थलाकृतिक नक्शा यानी कि टोपोग्राफिकल मैप बोलते हैं। तो जब भी हम कोई नक्शा बनाते हैं, नक्शे में क्षेत्र के बिंदुओं को दर्शाते हैं, तो उनकी क्षैतिज स्थिति के साथ साथ अगर हम उनकी ऊर्ध्वाधर स्थिति को भी वहाँ पर दिखाएं, बनाएं, तो नक्शे की जो उपयोगिता होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। और ऐसा जो नक्शा होता है जिसमें क्षैतिज स्थिति के साथ साथ उनकी ऊर्ध्वाधर स्थिति को भी दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, तो उस नक्शे को हम स्थलाकृतिक नक्शा बोलते हैं, यानी कि टोपोग्राफिकल मैप बोलते हैं। तो ये तो था हमारा कंसेप्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफिनीशन हमारा क्या होता है कंटूरिंग का। समोच्च रेखा क्षेत्र में एक ही उच्चता के विभिन्न बिंदुओं को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है। इसमें दो आपके टर्म है, एक तो कंटूरिंग और दूसरा आपका है कंटूर लाइन। तो जो कंटूर लाइन का डिफिनीशन है वो हमारा है समोच्च रेखा क्षेत्र में एक ही उच्चता के विभिन्न बिंदुओं को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है। यानी कि ये आपकी इमेजिनरी लाइन है, ये आपको वास्तव में दिखाई नहीं देती है, लेकिन कल्पना करके हम एक लाइन, जो लाइन होती है वो काल्पनिक रेखा होती है, कल्पना करके हम उसको बनाते हैं। तो ये आपके एक ही उच्चता के सभी बिंदुओं को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है, उसी को हम कंटूर लाइन बोलते हैं, समोच्च रेखा बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है समोच्च रेखा, यानी कि कंटूरिंग हम किसे बोलेंगे, तो वह क्रिया जिसके अंतर्गत तलेच्छड़ द्वारा भूमि पर समान उच्चता वाले बिंदुओं को खोजकर उन्हें नक्शे पर अंकित करके समान उच्चता वाले बिंदुओं को मिलाकर नक्शा तैयार किया जाता है। तो वही हमारा क्या कहलाता है, कंटूरिंग कहलाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंटूर और कंटूर लाइन और कंटूरिंग में आप डिफरेंस ज़रूर याद रखिएगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टर्म है, कंटूरिंग कहलाता है तथा इस प्रकार बने नक्शे को हम कंटूर मैप कहते हैं। और कंटूर मैप प्लान तथा सेक्शन दोनों का कार्य निभाता है। तो आपका कंटूरिंग क्या होगा कि वह क्रिया जिसके अंतर्गत हम तलेच्छड़ द्वारा भूमि पर समान उच्चता के जो भी बिंदु होते हैं उनको हम खोजकर और उन्हें नक्शे पर हम अंकित करके समान उच्चता वाले बिंदुओं को मिलाकर नक्शा हम तैयार करते हैं। तो ये जो आपका प्रोसेस होता है इसी को हम कंटूरिंग बोलते हैं और इस प्रकार बने नक्शे को हम कंटूर मैप कहते हैं। जो प्रोसेस होता है उसको हम कंटूरिंग बोलते हैं और वहाँ से जो मैप हमारा बनता है उसी मैप को हम कंटूर मैप बोलते हैं। कंटूर मैप आपका क्या होता है, प्लान तथा सेक्शन दोनों का कार्य निभाता है। तो जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाया गया है कंटूर मैप को। तो ये आपका है प्लान और ये है सेक्शन। प्लान में क्या होता है कि ये जो लाइन है यही हमारी इमेजिनरी लाइन होती है, इमेजिन करके हम इसको बनाते हैं, तो इसी को कंटूर लाइन हम बोलते हैं। और इससे हम क्या करते हैं, इस प्लान के द्वारा इसके सेक्शन को भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा एक तालाब दिखाया गया है, तालाब में आपका जल है। यहाँ पर सूखने से पहले जल का जो सतह था ये था आपका, और सूखने के बाद जैसे आपका कुछ जल आपका सूख गया है तो उसके बाद जो जल का सतह है नीचे आ गया, डाउन हो गया है, तो ये सतह आपका है। तो इसका आरएल आपका सबसे पहले था 100 और जब सूखने के बाद क्या होता है 1 मीटर ये आपका जो जल हो गया, इसका जो लेवल है नीचे आ गया, तो ये आपका हो गया 99। तो इसको जब हम प्लान कैसे बनाएंगे, जब आप मान लीजिए अगर सेक्शन आपका बना हुआ है तो इसका जो आपकी गहराई होती है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका 100 था, ठीक है, यहाँ पर लेवल 100 था, इसको हम ऊपर ले गए और यहाँ पर आपका लेवल 99 है, 1 मीटर ये सूख गया, नीचे आ गया इसका लेवल, तो इसको भी हम ऊपर करके ले जाएंगे। और यहाँ से जो इन दोनों लाइनों को मिलाने वाली जो रेखा होगी, एक जो आपका सर्किल बनेगा वो हमारा ये 99 का होगा और ये हमारा 100 का होगा। तो इस प्रकार से ये जो बनेगा हमारा, ये जो कंटूर लाइन बनेगी ये हमारा प्लान कहलाएगा और ये हमारा सेक्शन कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम कंटूरिंग करते हैं और कंटूरिंग करके हम एक कंटूर मैप तैयार करते हैं। तो ये तो था आपका कंटूरिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है समोच्च रेखा के उद्देश्य, यानी कि
पर्पज ऑफ कंटूरिंग क्या होता है, समुच्चय रेखण के उद्देश्य क्या होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है और पूछता भी है आपके एग्जाम में। तो किसी सर्वेक्षण क्षेत्र की कंटूरिंग करके वहाँ का नक्शा तैयार किया जाता है। जब भी हम किसी सर्वेक्षण क्षेत्र की कंटूरिंग करते हैं, कंटूरिंग करके हम वहाँ पर नक्शा तैयार करते हैं और समुच्चय नक्शे का निरीक्षण कर निम्न जानकारियाँ हमको प्राप्त होती है। कौन कौन सी जानकारियाँ प्राप्त होती है, क्या उद्देश्य होते हैं समुच्चय रेखण के, तो ये हम जानेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है, क्षेत्र के विषय में जानकारी मिलती है कि क्षेत्र समतल है या नहीं। कंटूरिंग जब करते हैं, कंटूर मैप तैयार करते हैं, तो उससे हमको क्या प्राप्त होता है कि क्षेत्र के विषय में हमको जानकारी मिलती है और ये पता चलता है कि क्षेत्र आपका समतल है या नहीं है। दूसरा पॉइंट हमारा है, उपयुक्त साइट सिलेक्शन समुच्चय नक्शे को देखकर किया जाता है। कोई भी साइट सिलेक्शन आपको करना है तो समुच्चय नक्शे को देखकर हम साइट सिलेक्शन कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, सड़क, रेल मार्ग, नहर आदि के संरेखण में आसानी रहती है। सड़क का या फिर रेल मार्ग का, नहर का, इन सभी का संरेखण करना है, अलाइनमेंट करना है, तो इसमें हमको अगर कंटूर मैप बनाए हैं तो वहाँ से हमको आसानी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है, विभिन्न अभियांत्रिक कार्यों के लिए अर्थवर्ग की गणनाएं की जाती है। तो ये कंटूर मैप, कंटूरिंग करके जो हम कंटूर मैप तैयार करते हैं उससे हम क्या करते हैं, अर्थवर्ग की गणना भी कर सकते हैं, अर्थवर्ग का कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, समुच्चय नक्शे की सहायता से नदी नाले के अपवाह क्षेत्र का जो कैचमेंट एरिया होता है, इनका अपवाह क्षेत्र होता है, उसका भी पता लगाया जाता है समुच्चय नक्शे की सहायता से। नेक्स्ट हमारा है, समुच्चय नक्शे की सहायता से जलाशय की क्षमता ज्ञात करते हैं। तो जो हमारा जलाशय होता है, रिजर्वायर होता है, उसकी कैपेसिटी हम ज्ञात करते हैं समुच्चय नक्शे की सहायता से। नेक्स्ट हमारा है, नक्शे पर अपवर्ड या डाउनवर्ड ढाल लगा सकते हैं। अगर समुच्चय नक्शा हमारे पास है, अगर समुच्चय कंटूरिंग करके हम कंटूर मैप तैयार किए हैं तो उसके द्वारा हम अपवर्ड या डाउनवर्ड ढाल भी लगा सकते हैं, क्योंकि राइज फॉल हमको वहाँ से पता चल जाता है। नेक्स्ट हमारा है, समुच्चय नक्शे से भूमि के लक्षण जैसे भूमि ढालू है, समतल है, पहाड़ी है इत्यादि का ज्ञान होता है। तो ये जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि समुच्चय नक्शा अगर हमारे पास है, समुच्चय नक्शा हमको मिला हुआ है कंटूर में, तो उसके द्वारा हम क्या करते हैं, भूमि के जो लक्षण होते हैं उसका भी पता लगाया जा सकता है कि भूमि ढालू है, समतल है या पहाड़ी है, इन सभी का ज्ञान हमारा समुच्चय नक्शे के द्वारा होता है। तो कैसे हम ये पता लगाते हैं आगे हम देखेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है समुच्चय रेखांतर यानी कि कंटूर इंटरवल, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंटूर इंटरवल क्या होता है, रेखांतर, इंटरवल का मतलब आप समझ रहे होंगे, ठीक है। दो क्रमागत समुच्चय रेखाओं के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी को हम समुच्चय रेखांतर कहते हैं। एक समुच्चय नक्शे पर समुच्चय रेखांतर एक ही होता है, यानी कि जो दो क्रमागत समुच्चय रेखाएं होती हैं यही हमारी समुच्चय रेखा है, कंटूर लाइन है, ठीक है। कंटूर लाइन हम इसी को बोलते हैं। और ये हमारी क्या होती है, एक काल्पनिक रेखा होती है, इसको हम केवल कल्पना करके बना सकते हैं, वास्तव में ये लाइन आपकी नहीं होती है। तो ये जो होता है दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्या होगा, ये क्रम से आने वाली। अगर यहाँ पर मान लीजिए एक और लाइन होती तो क्या होता कि ये आपकी पहली लाइन है, इसके क्रम से आने वाली दूसरी लाइन ये होगी और फिर तीसरी लाइन ये वाली होगी। ऐसा नहीं कि ये जो तीसरी लाइन है, अगर यहाँ पर कोई तीसरी लाइन होती है और इनके बीच की दूरी हमारी कंटूर इंटरवल हो जाएगी, ऐसा नहीं। जो दो क्रम से लाइनें आएंगी, ये आपकी एक लाइन है, उसके बाद से आपकी ये लाइन आ रही है क्रम से, तो इनके बीच की जो दूरी होगी, ऊर्ध्वाधर दूरी होगी, वही हमारी क्या कहलाएगी, कंटूर इंटरवल कहलाएगी। और एक समुच्चय नक्शे पर समुच्चय रेखांतर एक ही होता है। जब आपका समुच्चय नक्शा अगर एक है, कंटूर मैप एक है, तो उसमें जो भी कंटूर इंटरवल होगा एक ही होगा, दूसरा कोई इंटरवल उसमें नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका इस लाइन का आरएल है 100 और इसका आरएल है 99, तो इसके बीच में कितना डिफरेंस है, 1 मीटर का, और एक का डिफरेंस है। अगर हम उसको मीटर में लेके चलते हैं तो इनके जो सभी पॉइंट पे एक ही मीटर का डिस्टेंस आएगा, यानी कि जो भी इनकी दूरी होगी, इनका कंटूर इंटरवल होगा, हर पॉइंट पे आपका 1 मीटर का आएगा। तो इसी को हम बोलते हैं कंटूर इंटरवल। ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि दो क्रमागत समुच्चय रेखाओं के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी को हम समुच्चय रेखांतर बोलते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, यह रेखांतर दोनों रेखाओं के सभी बिंदुओं पर समान रहता है। दोनों रेखाओं के सभी बिंदुओं पर ये रेखांतर आपका समान होगा, यानी कि 1 मीटर का ही डिफरेंस आपको हर जगह देखने को मिलेगा। स्थलाकृतिक सर्वेक्षणों के लिए समुच्चय रेखांतर का मान निम्न सूत्र से भी लिया जाता है। जो भी आपके टोपोग्राफिकल सर्वे होते हैं उसके लिए हम समुच्चय रेखांतर का मान एक सूत्र के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सूत्र हमारा क्या है, सूत्र इस पे आपका एक न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, कंटूर जो आपका चैप्टर है उसके अंदर। तो छोटा सा आपका फार्मूला है और ये आपके कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो समुच्चय रेखांतर ये आपका जो इसकी जो यूनिट होगी मीटर में होगी, मीटर में हम लेते हैं, और इसका जो फार्मूला है 25/1 किलोमीटर क्षेत्रीय दूरी के लिए नक्शे पर लंबाई सेंटीमीटर में। तो 1 किलोमीटर की जो क्षेत्रीय दूरी होगी
उसकी हम नक्शे पर लंबाई सेंटीमीटर में ले लेंगे और 25 ये हमारा हो गया। तो यहाँ से इस फार्मूले की मदद से हम समोच्च रेखांतर जो कंटूर इंटरवल है जिसको हम CI बोलते हैं उसके जो वैल्यू होगी मीटर में हमको मिल जाएगी। तो चलिए हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं कंटूर इंटरवल का मान हम कैसे निकालते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं यदि नक्शे का पैमाना 1:1000 है, यहाँ पर स्केल दिया गया है, तब 1 किलोमीटर जो दूरी है उसको दर्शाने के लिए हमारा समोच्च रेखांतर कितना होगा। तो स्केल आपका जो दिया है 1:1000, तो नक्शे पर दूरी सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 1 किलोमीटर की दूरी है उसको हम सेंटीमीटर में निकाल लेंगे। तो 1 किलोमीटर की जो दूरी है ये आपका स्केल है 1:1000 यानी कि 1/1000 आपका ये हो जाएगा। और 1 किलोमीटर की जो क्षेत्रीय दूरी है उसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू आपका क्या होता है 1000 मीटर। तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर में आपका चेंज होगा। और 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा। यानी कि 1000 आपका मीटर 1000 में चेंज किया तो मीटर में होगा, 1 किलोमीटर मीटर में चेंज हो गया। और 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर होता है। तो इस प्रकार से, और जो 1000 आपका है उससे हम डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ से आपका जो नक्शे पर दूरी होगी वो आपकी सेंटीमीटर में आ जाएगी। 1 किलोमीटर की जो क्षेत्रीय दूरी है वो हमारी सेंटीमीटर में आ गई 100 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले की मदद से हम समोच्च रेखांतर का मान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, समोच्च रेखांतर मीटर में आपका फार्मूला क्या है 25/1 किलोमीटर क्षेत्रीय दूरी के लिए नक्शे पर लंबाई सेंटीमीटर में। तो लंबाई हम पहले निकाल लिए सेंटीमीटर में, तो ये लंबाई हम यहाँ पर रख देंगे और इसको हम डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.25 मीटर। तो यही आपका हो गया कंटूर इंटरवल यानी कि समोच्च रेखांतर मीटर में। चलिए अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर हम बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्षैतिज समतुल्य अंतर। ठीक है, क्षैतिज समतुल्य अंतर आपका क्या होता है, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। तो दो क्रमागत समोच्च रेखाओं पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं A व B के बीच क्षैतिज अंतर कहलाता है। जो A और B के बीच जो दूरी होती है वही हमारा क्षैतिज अंतर कहलाता है। जो ऊर्ध्वाधर दूरी होती है वो हमारी कंटूर इंटरवल कहलाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपका फिगर है इसमें A पॉइंट B पॉइंट C पॉइंट दिया गया। तो A और B के बीच की जो दूरी हुई वो हमारी क्षैतिज अंतर कहलाएगी, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्षैतिज समतुल्य। और ये जो हमारी दूरी है A और C के बीच में, तो ये हमारी वर्टिकल यानी कि कंटूर इंटरवल हमारी कहलाएगी। जो समोच्च रेखाओं के बीच ऊर्ध्वाधर जो दूरी होती है वही हमारी समोच्च रेखांतर कहलाती है। तो ये दूरी हमारी समोच्च रेखांतर यानी कि कंटूर इंटरवल कहलाएगी और ये दूरी हमारी हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट यानी कि क्षैतिज समतुल्य कहलाएगी। तो इसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। A और B के बीच की जो आपकी क्षैतिज दूरी है वही आपकी हो जाएगी। दो क्रमागत समोच्च रेखाओं पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं A व B के बीच क्षैतिज अंतर आपका ये क्षैतिज समतुल्य कहलाता है। क्षैतिज दूरी जमीन के ढाल की तीव्रता पर निर्भर करती है। यदि ढाल कम है तो क्षैतिज दूरी अधिक और ढाल अधिक है तो क्षैतिज दूरी कम रखी जाती है। जब आपका ढाल कम है तो क्या करेंगे, हम क्षैतिज दूरी अधिक रखेंगे, जिससे आपका क्या होगा, समोच्च जो लाइन होगी, समोच्च रेखा जो होगी वो आपकी दूर दूर बनेगी, पास पास में नहीं आएगी। और आपका जो ढाल अधिक है तो क्षैतिज दूरी हम कम रखेंगे। ढाल आपका अधिक है तो क्षैतिज दूरी हम कम रखेंगे। अधिक ऊंचे नीचे तथा अधिक ढाल वाले क्षेत्रों में समोच्च रेखाएं पास पास तथा कम ढाल वाले क्षेत्रों में दूर दूर होती हैं। तो जो जब आपका अधिक ढाल होगा तो उसमें क्या होंगे, समोच्च रेखा जब हम बनाएंगे, कंटूर लाइन बनाएंगे तो कंटूर लाइन उनकी पास पास आपको नजर आएंगी। और जब आपका ढाल अधिक होगा तो समोच्च रेखाएं आपकी क्या होंगे, कम ढाल वाले क्षेत्रों में दूर दूर होंगी और अधिक ढाल वाले क्षेत्रों में पास पास होंगी। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया क्षैतिज समतुल्य अंतर, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है समोच्च रेखांतर को प्रभावित करने वाले कारक। समोच्च रेखांतर को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो ये आपका टॉपिक इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आपका पूछा जाता है बार बार। तो अभी हम देख रहे हैं समोच्च रेखांतर को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें आपके चार जो मेन कारक हैं, पहला आपका है क्षेत्र का प्रकार यानी कि नेचर ऑफ द ग्राउंड। दूसरा आपका है सर्वेक्षण का उद्देश्य एवं क्षेत्र का विस्तार यानी कि पर्पज ऑफ सर्वे एंड एक्सटेंड ऑफ एरिया। नक्शे का पैमाना, स्केल ऑफ मैप और उपलब्ध धन व समय यानी कि टाइम एंड फंड अवेलेबल। तो ये आप चार जो आपके कारक है, फैक्टर है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले इनका नाम अगर याद है और इसके बारे में थोड़ा बहुत हम पढ़े हुए हैं तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। जो क्षेत्र का प्रकार है किस प्रकार से आपके समोच्च रेखांतर को कंटूर इंटरवल को प्रभावित कर सकता है। कंटूर इंटरवल का डिफिनीशन आपको पहले बता दिया गया। दो क्रमागत समोच्च रेखाओं के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी को हम कंटूर इंटरवल बोलते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है क्षेत्र का प्रकार है।
तो समोच्च रेखांतर इस बात पर निर्भर करता है कि जमीन सपाट यानी कि फ्लैट है या उबड़ खाबड़ है। सपाट जमीन के लिए रेखांतर बहुत छोटा लिया जाता है, जबकि उबड़ खाबड़ जमीन के लिए बड़े रेखांतर की जरूरत रहेगी, अन्यथा समोच्च रेखाएं एक दूसरे के बहुत पास पास आ जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्षेत्र का प्रकार है इस प्रकार से प्रभावित कर सकता है समोच्च रेखांतर को। जब आपका समोच्च रेखांतर क्या करता है कि जमीन के जो प्रकार हैं, ठीक है, क्षेत्र का जो प्रकार है उस पर निर्भर करता है कि ज़मीन आपकी फ्लैट है या फिर ऊबड़ खाबड़ है। यदि आपकी फ्लैट ज़मीन है तो उसके लिए रेखांतर हम बहुत छोटा ले लेते हैं, क्योंकि उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। जब भी आप कंटूर लाइन बनाएंगे तो पास पास नहीं नजर आएंगे, क्योंकि समतल ज़मीन है तो आपकी दूर दूर रहेंगी, जितना भी डिफरेंस रहेगा उसी डिफरेंस में रहेंगी। लेकिन यदि आपका ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है तो उसके लिए जब हम रेखांतर बनाएंगे और कम रखेंगे तो आपकी सारी रेखाएं मिलती हुई नजर आएंगी। इसलिए उसके लिए हमको क्या करता है, रेखांतर हमको बड़ा रखना पड़ेगा, बड़े रेखांतर की जरूरत पड़ेगी ऊबड़ खाबड़ ज़मीन के लिए, ठीक है। तो अन्यथा समोच्च रेखाएं एक दूसरे के बहुत पास पास आ जाएंगी। अगर हम बड़ा रेखांतर नहीं रखेंगे वहाँ पर ऊबड़ खाबड़ जमीन के लिए तो आपकी जो समोच्च रेखाएं हैं वो एक दूसरे के बहुत पास पास आ जाएंगी। तो इसलिए हम फ्लैट जमीन के लिए आपका कम रेखांतर रखते हैं, और जो हमारा ढालू जमीन होती है यानी कि ऊबड़ खाबड़ जमीन होती है उसके लिए हम रेखांतर बड़ा रखेंगे। तो इस प्रकार से जो क्षेत्र का प्रकार है वो भी आपके समोच्च रेखांतर को प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं, सर्वेक्षण का उद्देश्य एवं क्षेत्र का विस्तार। जो सर्वेक्षण का उद्देश्य है और क्षेत्र का विस्तार है वो आपको किस प्रकार से प्रभावित करता है समोच्च रेखांतर को। तो सर्वेक्षण का उद्देश्य यानी किस उद्देश्य से हम सर्वे कर रहे हैं, और क्षेत्र का विस्तार कितना है, ठीक है। समोच्च रेखांतर खासकर सर्वेक्षण के उद्देश्य व उसके विस्तार पर निर्भर करता है। महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों के लिए रेखांतर छोटा रखा जाता है, जबकि बड़े क्षेत्रों तथा सामान्य कार्यों के लिए रेखांतर हम बड़ा रखते हैं। जो आपके महत्वपूर्ण निर्माण कार्य हैं उसके लिए हम रेखांतर छोटा रखते हैं, और जो छोटे आपके बड़े क्षेत्र होते हैं और सामान्य कार्य होते हैं उसके लिए रेखांतर हम बड़ा लेते हैं। तो इस प्रकार से आपका सर्वेक्षण का जो उद्देश्य है और क्षेत्र का प्रकार है ये भी आपके समोच्च रेखांतर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, नक्शे का पैमाना। तो नक्शे का पैमाना आपका किस प्रकार से प्रभावित करता है, तो आप यहाँ पर याद रखेंगे समोच्च रेखांतर पैमाने का विलोमानुपाती होता है। जो समोच्च रेखांतर है वो पैमाने का आपका विलोमानुपाती होता है, बिल्कुल अपोजिट होता है। नक्शे का पैमाना जितना छोटा होगा समोच्च रेखांतर उतना ही अधिक रखा जाएगा। तो स्केल हम जितना भी छोटा लेते हैं रेखांतर हम उतना ही अधिक रखते हैं, स्केल हम जितना बड़ा लेंगे रेखांतर हम उतना कम रखेंगे। तो इस प्रकार से जो नक्शे का पैमाना है समोच्च रेखांतर पैमाने का विलोमानुपाती होता है। तो ये पॉइंट हम याद रखेंगे। इस प्रकार से आपका समोच्च रेखांतर को ये प्रभावित कर सकता है नक्शे का पैमाना। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, जो चौथा हमारा इसमें पॉइंट है, उपलब्ध धन व समय। उपलब्ध धन व समय, तो ये हमारा किस प्रकार से प्रभावित करता है, समोच्च रेखण कार्य करने में काफ़ी श्रम व समय लगता है। यदि रेखांतर कम है तो समय आपका अधिक लगता है। अगर हम कम रेखांतर रख रहे हैं तो ज़्यादा आपकी कंटूर लाइन बनानी पड़ेंगी, और उसमें क्या होगा कि समोच्च रेखा आपका समय जो होगा ज़्यादा लगेगा, जबकि अधिक बड़ा रेखांतर रखने पर समय आपका कम लगता है। यानी कि बड़ा रेखांतर हम रखेंगे जो आपका इंटरवल है ज़्यादा होगा, तो लाइनें हमको यानी कंटूर लाइन जो होगी बहुत कम बनानी पड़ेंगी, जल्दी आपका काम हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा समय आपका कम लगता है। तो यदि सर्वेक्षण का निर्धारित समय कम हो तो समोच्च रेखांतर हम बड़ा रखेंगे, और ठीक उसी प्रकार धन की उपलब्धता भी कार्य को प्रभावित करेगी। तो ये आपका उपलब्ध धन और समय किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है, जैसा आपका सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे, तो ये भी आपका समोच्च रेखांतर को प्रभावित कर सकता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर धन की उपलब्धता जितनी होगी कम या ज़्यादा उसके अकॉर्डिंग हम उसकी रेखांतर, अगर धन की उपलब्धता कम है तो रेखांतर हम क्या करेंगे, बड़ा रखेंगे कि जल्दी जल्दी आपका बन जाए, कम टाइम में आपका काम हो जाए। अगर धन की उपलब्धता ज़्यादा है तो रेखांतर हम कम रखेंगे, जिससे काम आपका जो भी हम काम करेंगे उसमें टाइम लगेगा और उसमें धन की भी खर्च आपकी ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार से उपलब्ध धन व समय भी आपका समोच्च रेखांतर को प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, समोच्च रेखाओं के लक्षण अर्थात विशेषताएं। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी लक्षण बताए जा रहे हैं समोच्च रेखाओं के, तो ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो समोच्च रेखाओं के लक्षण अर्थात विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। समोच्च रेखाओं के प्रमुख लक्षण आपके निम्न हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे, इसमें 10 से 12 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम देखेंगे कंटूर लाइन के। तो पहला जो हमारा पॉइंट है, एक समोच्च रेखा जहाँ से आरंभ होती है वहीं पर समाप्त होती है। ये सारी चीज़ें जो भी इसमें बताई जाएंगी इंपॉर्टेंट है और इसको जानना भी जरूरी है, तभी आप कंटूर मैप को आप बना सकते हैं, कंटूर लाइन को ड्रा कर सकते हैं। एक समोच्च रेखा जहाँ से आरंभ होती है वहीं पर समाप्त होती है, अर्थात प्रत्येक समोच्च रेखा बंद होती है। यानी कि जो कंटूर लाइन है जहाँ से हम स्टार्ट करें वहीं पर ये आके समाप्त होती है। तो प्रत्येक जो समोच्च रेखा होती है वो बंद होती है, लेकिन ये आपकी कहीं कहीं बंद मतलब पूरी आपको नहीं दिखाई जाएंगी, ठीक है। लेकिन ये हम याद रखेंगे कि जो समोच्च रेखा होती है जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं पर इनका एंड होता है, वहीं पर ये समाप्त होती है, और प्रत्येक जो समोच्च रेखा होती है वो आपकी बंद होती है। पहला ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं,
दो समोच्च रेखाएं न तो आपस में मिलती हैं और न ही एक दूसरे को काटती हैं, क्योंकि जो आपके पहले भी बताया गया कि जो एक समोच्च रेखा है जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं पर एंड होती है, तो ये दूसरे समोच्च रेखा को काटेगी ही नहीं, क्योंकि जहाँ से शुरू होती है वहीं पर इसका समाप्त होती है। तो ये क्या होती है कि दो समोच्च रेखाएं न तो आपस में कभी मिलती हैं और न ही एक दूसरे को काटती हैं। तो ये पॉइंट हम याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो तीसरा पॉइंट है, केवल एक बाहर की ओर निकले प्रलंबित टीला, जिसको हम ओवर हैंगिंग क्लिप बोलते हैं, इस पर समोच्च रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती है। ये काटती नहीं है लेकिन काटती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। इस प्रकार से, क्योंकि ये जो ओवर हैंगिंग क्लिप है इस फिगर में आपको दिखाया गया है, ये आपका है ओवर हैंगिंग क्लिप। तो इसमें क्या है कि केवल इसमें जो होता है आपकी जो समोच्च रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती हैं, क्योंकि ये प्रलंबित टीला जो आपका ओवर हैंगिंग क्लिप कुछ इस प्रकार से होता है। और जब इसका हम कंटूर लाइन बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये दिखता है, जैसे लगता है कि प्रतीत होता है कि ये लाइन क्या हो रही है, आपस में यहाँ पर मिल रही है, लेकिन ये मिलती नहीं है, क्योंकि पहले ही आपको बता दिया गया पहले पॉइंट में कि जो कंटूर लाइन होती है जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं पर ये आके समाप्त होती है। तो ये किसी भी दूसरी कंटूर लाइन को क्रॉस नहीं कर सकती और न ही किसी को आपस में एक दूसरे से मिलती है। तो इसलिए ये प्रतीत तो होती है, क्योंकि इसका शेप ही कुछ ऐसा है, इसलिए ऐसी प्रतीत होती है कि ये एक दूसरे से मिल रही है, लेकिन ये मिलती नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया ओवर हैंगिंग क्लिप। नेक्स्ट हमारा है ऊर्ध्वाधर क्लिप। एक खड़ी चट्टान के केस में समोच्च रेखाएं परस्पर मिलकर चलती हैं। तो ये आपका ये खड़ी चट्टान है, वर्टिकल क्लिप को दिखाया गया है, और इसमें क्या होता है कि परस्पर जो आपकी समोच्च रेखाएं होती है मिलकर चलती है। तो इसमें भी आपकी प्रतीत होती है लेकिन मिलती नहीं है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये पूरा आपका नहीं दिखाया गया है, लेकिन जब पूरा हम इसको जब बनाएंगे तो ये क्या होगा कि जहाँ से कंटूर लाइन स्टार्ट होती है वहीं पर आके एंड हो जाती है, लेकिन ये यहीं तक है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं मिलेगी, ठीक है, दूसरे लाइन से नहीं मिलेगी, आपस में जहाँ से स्टार्ट हुई वहीं पर ये एंड भी होगा इनका। तो इस प्रकार से इनका जो फिगर बनता है इस प्रकार से बनता है वर्टिकल क्लिप का। नेक्स्ट हमारा है समरूपी ढलान, यूनिफॉर्म स्लोप। यदि समोच्च रेखाएं परस्पर समांतर अर्थात समान दूरी पर हैं तो ये क्षेत्र एक समान ढाल को प्रदर्शित करता है। यानी कि जो समोच्च रेखाएं हैं परस्पर समांतर अर्थात समान दूरी पर हैं तो ये क्षेत्र एक समान ढाल को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट जो पॉइंट है असमान ढाल, यानी कि अनयूनिफॉर्म स्लोप। ये हमारा क्या होता है अनयूनिफॉर्म स्लोप। यदि समोच्च नक्शे पर खींची गई समोच्च रेखाएं परस्पर समान दूरी पर नहीं है, तो समोच्च रेखाएं खींची जाती है परस्पर समान दूरी पर नहीं है, अर्थात उनके मध्य क्षैतिज समतुल्य समान नहीं है, तो इस प्रकार का जो क्षेत्र होता है असमान ढाल को प्रदर्शित करता है। जो समान ढाल हम पिछले टॉपिक में पढ़े अभी पॉइंट में, तो उसमें क्या होता है जो क्षैतिज समतुल्य होता है वो समान रहता है, तो इसलिए वो समान ढाल को प्रदर्शित करती हैं। और इसमें क्या होता है असमान में, इसमें क्षैतिज समतुल्य समान ढाल को प्रदर्शित नहीं करता है, क्षैतिज समतुल्य समान नहीं रहता है, इसलिए क्या होता है कि ये असमान ढाल को प्रदर्शित करती है। तो ये आपका फिगर देख सकते हैं यूनिफॉर्म स्लोप का है। इसमें जो क्षैतिज समतुल्य है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बराबर है हर जगह, और अनयूनिफॉर्म स्लोप में आपका क्या क्षैतिज समतुल्य अलग अलग है, इनका क्षैतिज समतुल्य समान नहीं है, तो इसलिए ये असमान ढाल को प्रदर्शित करेंगी और ये आपका समान ढाल को प्रदर्शित करेंगी। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, यदि समोच्च नक्शे पर समोच्च रेखाएं एक दूसरी से नज़दीक हों तथा उनके मध्य क्षैतिज समतुल्य बहुत कम हो तो इस प्रकार की रेखाएं तीखे ढाल यानी कि शार्प स्लोप को प्रदर्शित करती हैं। जो समोच्च नक्शे पर जो समोच्च रेखाएं आपकी हैं इस फिगर में आपको दिख रहा है एक दूसरे से बहुत नज़दीक हैं तथा उनके मध्य जो क्षैतिज समतुल्य है बहुत कम होगा और ये लाइनें बहुत पास पास होंगी, तो इस प्रकार की जो रेखाएं होती है वो क्या होती है तीखे ढाल को प्रदर्शित करती है। जब लाइनें आपकी समोच्च रेखा जो होती है पास पास बहुत होती है तो आपकी शार्प स्लोप को प्रदर्शित करती हैं। नेक्स्ट हमारा है पहाड़ी। पहाड़ी ये जो होता है आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि आपका दे दिया जाएगा पहाड़ी लिख दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसका आप कंटूर मैप बना के दिखाइए या फिर घाटी का कंटूर मैप बना के दिखाइए, तो ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी आपका आता है। तो किस प्रकार से बनाएंगे चलिए हम देखते हैं। यदि किसी समोच्च नक्शे पर क्रमागत समोच्च रेखाओं का मान अंदर को बढ़ रहा है तो वे पहाड़ी को प्रदर्शित करेंगे। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। यदि किसी समोच्च नक्शे पर क्रमागत बंद समोच्च रेखाओं का मान, जो आपकी समोच्च रेखाएं होती है बंद, उसका मान अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो ये आपके पहाड़ी को प्रदर्शित करेंगे। यही इनकी पहचान है। इस पॉइंट को हम याद रखेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि कौन पहाड़ी है और कौन घाटी है। और नेक्स्ट जो दूसरी आपकी बात की जा रही है घाटी की, तो ये आपका क्या होता है कि यदि किसी समोच्च नक्शे पर क्रमागत बंद समोच्च रेखाओं का मान अंदर को घट रहा है तो ये घाटी को प्रदर्शित करती है।
तो एक वे में अगर हम याद रखेंगे दोनों चीज़ें हमको याद रहेंगी। पहाड़ी का क्या है कि अंदर की ओर मान बढ़ रहा है तो वो आपकी पहाड़ी होंगी, और अंदर की तरफ मान घट रहा है तो हमारे घाटी होगी। समुच्च रेखाओं के बीच की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम फिगर में जब देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका पहाड़ी के लिए बनाया गया और ये आपका घाटी के लिए। जैसे मान लीजिए पहाड़ी आपका कुछ इस तरीके से रहता है, ये उठा हुआ भाग रहता है, तो इसका जब हम समुच्च रेखा बनाएंगे यहाँ पर, तो ये जो अंदर का सबसे पार्ट है, फिर ये जो आपका है इस लाइन को और इस लाइन को हम मिलाएंगे तो ये आपका क्या होगा, एक लाइन ये बनेगी जहाँ से शुरू हो रही है वही पर एंड हो रही है, फिर इस लाइन को और इस लाइन को मिलाएंगे तो इसकी भी एक आपकी सर्किल यहाँ पर बनेगी। तो इसमें क्या होता है कि इसका मान जो है अंदर की तरफ बढ़ता है। यहाँ पर आपका 98 है, यहाँ पर 99 है और यहाँ पर 100 है। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, जब अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो ये जो इसका बीच का पार्ट है ये बिल्कुल उठा हुआ होगा। अगर आपको केवल ये प्लान दे दिया जाए, और ऐसे भी एग्जाम में आपका दे सकता है, ये प्लान दे देगा और पूछेगा कि ये क्या है, तो ये आपका क्या होगा, पहाड़ी होगा। क्योंकि इसको जब हम लाइन को प्रोजेक्ट करके ऊपर लेकर जाएंगे, ठीक है, और इसमें मान लिखे होंगे तब आपको पूछेगा, तो बाहर से अंदर की तरफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि जो बीच का पार्ट है इसका उठा हुआ है, अंदर का मान सबसे ज़्यादा है तो ये उठा हुआ है, इस पहाड़ी को प्रदर्शित करेगा। और अंदर का मान सबसे कम है तो यानी कि ये घाटी को प्रदर्शित कर रहा है, इसका मान सबसे कम है। तो ये हम इस प्रकार से जब बनाएंगे तो इसका मान क्या होगा, सबसे कम होगा, इसका मान उससे ज़्यादा होगा, फिर ज़्यादा होगा। यानी कि बाहर से अंदर की तरफ मान घट रहा है तो आपका घाटी है, और बाहर से अंदर की तरफ जो वैल्यू है वो बढ़ रही है तो आपका पहाड़ी है। तो इस प्रकार से आपका एग्जाम में कुछ भी दे सकता है, चाहे आपको फिगर दे देगा और पूछ लेगा ये क्या है, इस प्रकार से ये फिगर आपको देगा और ये लिखे होंगे वैल्यू इस प्रकार से, तो पूछ लेगा। तो अगर अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो पहाड़ी, अंदर की तरफ घट रहा है तो घाटी, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है काठी रेखा यानी कि रिज लाइन। तो समुच्च रेखा एक जल विभाजक रेखा या काठी रेखा को समकोण पर काटती है। ऐसा करते समय यू आकार का वक्र बनाती है जिनका अवतल पार्श्व ऊंची भूमि की ओर होती है। तो ये आपका क्या होता है कि जो समुच्च रेखा होती है एक जल विभाजक रेखा या काठी रेखा को समकोण पर काटती है। तो ये आपकी जल विभाजक रेखा है और इसको ये समकोण पर काट रही है। तो इस प्रकार से जो इनका ऐसा करते समय यू आकार का ये वक्र बनाती है और जिनका अवतल पार्श्व ऊंची भूमि की ओर होता है। तो इस प्रकार से ये वक्र बनाती है और ये आपकी रिज लाइन होती है। रिज लाइन का अगर आपको पूछता है कि कंटूर लाइन कैसे बनेगा कंटूर में, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, इसी में अभी नेक्स्ट आपका पॉइंट है, जब समुच्च रेखाएं एक घाटी को अविलंब काटती हैं ऐसा करते समय वे एक तीव्र भी वक्र बनाती हैं। जब आपके समुच्च रेखाएं एक घाटी रेखा को अविलंब काटती हैं तो ऐसा करते समय वे एक तीव्र भी वक्र बनाती हैं। तो ये आपको इस फिगर में दिख रहा होगा, ये जो लाइन है आपकी वैली लाइन है, घाटी लाइन है, और इसको जब ये काटती है तो एक तीव्र भी वक्र बनाती है। तो वी प्रकार का ये वक्र बना रही है तो ये आपकी वैली लाइन है। अगर यू प्रकार का वक्र बना रही है तो आपकी रिज लाइन कहलाती है। नेक्स्ट हमारा है, जब दो टीले एक दूसरे के निकट आते हैं तो उनके मध्य काठी प्रकार का स्थान बनता है। पहाड़ियों में यह स्थान एक दर्रा यानी कि पास के नाम से जाना जाता है। काठी के दोनों तरफ प्रत्येक समुच्च रेखा समान उच्चता की होती है। तो ये आप देख सकते हैं कि जब आपके दो टीले, ठीक है, एक पास ऐसे बनाए जाते हैं तो उनके बीच क्या होता है कि एक सैडल, एक खाली जगह आपका होता है, काठी के, इसको काठी के नाम से हम जानते हैं, सैडल के नाम से जानते हैं। तो जब दो टीले एक दूसरे के निकट आते हैं तो उनके मध्य काठी प्रकार का स्थान बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका टीला है और इधर से ये आपका घाटी है, यहाँ पर पहाड़ी बनाया गया है, ठीक है। तो ये आपका टीला है और ये आपका पहाड़ी बनाया गया है। तो इस प्रकार से जब ये दो पहाड़ी आपस में मिल रहे हैं और दो टीले आपस में मिल रहे हैं तो इनके बीच एक आपका सैडल प्रकार का स्थान बनता है, इसी को हम सैडल बोलते हैं। तो इसका अगर सैडल के बारे में पूछा जाए तो इस प्रकार का फिगर आप बनाएंगे। और क्या होता है कि इन दोनों का आपस में जो इनकी, ठीक है, उच्चता होती है वो समान होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं काठी के दोनों तरफ प्रत्येक समुच्च रेखा समान उच्चता की होती है। इनकी और इनकी उच्चता समान होगी, इनकी और इनकी उच्चता समान होगी, ठीक है। ये पहाड़ी है और ये आपके टीले हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं समुच्च रेखीय मानचित्रों का उपयोग। जो समुच्च रेखीय मानचित्र है, कंटूर मैप है, उनका क्या यूज होता है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपके सिलेबस के अंदर है ये। तो समुच्च रेखीय मानचित्रों का उपयोग क्या क्या प्रयोग करते हैं हम, सबसे पहला पॉइंट आपका है समुच्च नक्शे से अनुप्रस्थ खंड खींचना, यानी कि ड्रा क्रॉस सेक्शन फ्रॉम ए कंटूर मैप। कंटूर मैप से हम क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शन खींचते हैं, पहला यूज है इनका। दूसरा हमारा यूज है समुच्च नक्शे पर सड़क का संरेखण लगाना, यानी कि मार्किंग अलाइनमेंट ऑफ ए रोड ऑन कंटूर मैप। जो समुच्च नक्शा होता है उस पर सड़क का हम संरेखण लगाते हैं, ये आपका यूज है कंटूर मैप का। तीसरा हमारा यूज है समुच्च नक्शे से मिट्टी कार्य की गणना। तो कंप्यूटेशन ऑफ अर्थवर्क फ्रॉम कंटूर मैप, मिट्टी कार्य की गणना हम करते हैं समुच्च नक्शे से।
नेक्स्ट हमारा है जलाशय की क्षमता ज्ञात करना, टू डिटरमाइन कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर, यानी कि जलाशय की क्षमता भी हम कंटूर मैप के द्वारा ज्ञात करते हैं कंटूर मैप के प्रयोग से। नेक्स्ट हमारा है समोच्च नक्शे से दो बिंदुओं की अंतर्दृश्यता ज्ञात करना, जो इंटरविजिबिलिटी होती है उसको ज्ञात करना। तो ये भी हम क्या करते हैं, जो आपका कंटूर मैप होता है उसकी सहायता से हम ज्ञात करते हैं। और नेक्स्ट हमारा है अपवाह क्षेत्र ज्ञात करना, कैचमेंट एरिया जो हमारा होता है वो भी हम समोच्च नक्शे की मदद से ही ज्ञात करते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, समोच्च रेखीय मानचित्रों का उपयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो ये आपके 6 प्रकार के 6 उपयोग आपके प्रयोग बताए गए हैं, इन जगहों पर हम समोच्च रेखीय मानचित्रों का प्रयोग करते हैं। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट है, जो आपका समोच्च नक्शे से अनुप्रस्थ खंड खींचना, इसका मतलब क्या है कि जो पहले भी आपको फिगर बताया गया, जैसे मान लीजिए पहाड़ी है या फिर घाटी है, तो आपको कंटूर मैप दे दिया गया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक लाइन है, इस प्रकार से ये आपका कंटूर मैप बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पर ये आपका 100 है, ये आपका 99 है और ये आपका 98 है। तो इसका बोलेगा कि इसका अनुप्रस्थ खंड हम कैसे खींचेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस लाइन को हम ऐसे प्रोजेक्ट करके ऊपर लेकर जाएंगे सभी लाइनों को, और इसको हम आपस में मिला देते हैं। यानी कि इसकी जो स्केल पर हम कुछ मान लेंगे, जैसे 100 है तो सबसे ज़्यादा होगा 100, ठीक है। इसको मान लीजिए 10 सेंटीमीटर मान लिए, तो इसको 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, हमारा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऐसे हम स्केल कुछ मान लेंगे इसको बनाने के लिए। तो मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है तो सबसे ऊपर होगा, फिर 9 सेंटीमीटर है तो उससे नीचे होगा। इस लाइन पर हम काटेंगे, ये दोनों लाइन है इसके लिए। और ये आपका 8 सेंटीमीटर है तो ये इससे भी नीचे होगा। और इनको आपस में मिलाते हुए एक हम जो आपका क्रॉस सेक्शन है उसको हम ड्रॉ कर लेंगे। तो इस प्रकार से जो आपका फिगर बनेगा, ये आपका क्या होगा, ये आपका पहाड़ी को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस प्रकार से अगर कोई आपका कंटूर मैप ऐसे दिया है तो इससे हम क्रॉस सेक्शन उनका खींच सकते हैं। ऐसे घाटी का है तो अंदर आपका अगर 98 है, 99 है और 100 है, तो इसका हम कैसे करेंगे, इसका भी वैसे ही करेंगे। तो सबसे जो अंदर वाला होगा इसका हम ऐसे अगर यहाँ पर बनाएं, आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। तो ये इस स्केल पर हम मान लिए आपको जो 100 है वो 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर हो गया। जो 99 है वो आपका 9 सेंटीमीटर हो गया, 98 आपका 8 सेंटीमीटर हो गया। तो इस प्रकार से इन दोनों लाइनों पर हम बराबर बराबर दूरी हम स्केल पर जो लिए हैं उसके द्वारा खींच लेंगे और इस सभी लाइनों को आपस में मिला देंगे। तो इस प्रकार से जो आपका क्रॉस सेक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, एक घाटी का बनेगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एक घाटी। सॉरी, ये आपका कुछ गलत हो गया, इधर से हमको लगाना है, यहाँ पर हम लगाएंगे, ठीक है। ये जो 10 है इधर से हम देखते हैं, ये 10 है तो 10 ऊपर होगा, 9 आपका नीचे होगा, 8 आपका सबसे नीचे होगा। तो इस प्रकार से जब इसको मिलाते हुए आएंगे तो इस प्रकार से आपका कुछ घाटी बनेगा और ये आपका पहाड़ी बनेगा। तो इस प्रकार से अगर आपको कंटूर मैप दिया गया है प्लान, तो वहाँ से हम क्रॉस सेक्शन इसका खींच सकते हैं। तो यही आपका है, इसका यूज होता है कंटूर मैप का, इसके द्वारा हम क्रॉस सेक्शन को खींचते हैं। नेक्स्ट जो हमारा था दूसरा, समोच्च नक्शे पर सड़क का संरेखण लगाना, यानी कि अलाइनमेंट हम करते हैं, संरेखण लगाते हैं। तो इसको हम कैसे लगाते हैं, जैसे मान लीजिए आपका स्केल दिया है, ठीक है, यहाँ पर अलाइनमेंट करना है। अलाइनमेंट मतलब क्या होता है, संरेखण होता है। तो कुछ कुछ दूरी पर एक पॉइंट आपको पता है और उसकी क्षैतिज जो आपका हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट होता है उसकी वैल्यू दी गई रहती है। तो आपका जो भी हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट होगा, जैसे मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करते हैं कि इस लाइन से एक लाइन हमारा होता है और उस लाइन से उतनी डिस्टेंस लेकर हम आगे उतना क्रॉस कर लेते हैं उतनी दूरी पर, और वहाँ पर एक संरेखण हम कर लेते हैं। फिर इससे आगे उतनी दूरी पर जो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट होगी उतने ही समान दूरी पर हम यहाँ पर क्रॉस करके और उससे एक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। फिर इसके ऊपर हम खींच के एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस प्रकार से जो आपका होगा, यहाँ से एक हम क्षैतिज संरेखण यानी कि नक्शे का या फिर सड़क का, नक्शे पर हम सड़क का संरेखण लगा लेते हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट हमारा जलाशय की क्षमता ज्ञात करना, समोच्च नक्शे से मिट्टी कार्य की गणना करना। तो ये सभी हम ये फार्मूले की मदद से हम ज्ञात करेंगे। और समोच्च नक्शे से दो बिंदुओं की अंतर्दृश्यता ज्ञात करना, तो दो बिंदुओं के जो मध्य अंतर्दृश्यता होगी उसको भी हम ज्ञात करते हैं कंटूर मैप की मदद से। अपवाह क्षेत्र भी हम ज्ञात करते हैं कंटूर मैप के द्वारा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जलाशय की जो क्षमता है और समोच्च नक्शे से मिट्टी कार्य की गणना हम किस प्रकार से करते हैं। तो ये हमारा है समोच्च नक्शे से मिट्टी कार्य की गणना। तो ये हम कैसे करेंगे, ये आपका इम्पॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में मिल जाते हैं और ये फार्मूला भी पूछा जाता है। तो माना A1, A2, A3 और AN तक, ऐसे ही आपके AN तक क्रमागत समोच्च रेखाओं के बीच के क्षेत्रफल है। ये आपका क्षेत्रफल दिया गया है। D आपका समोच्च अंतराल होता है और AN आपका जो लास्ट में है वो मध्य खंड का क्षेत्रफल होता है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आपको मिली हुई है। अब हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला क्या है उसको हम देख लेते हैं। समलंबाकार नियम जो ट्रेपेजॉइडल रूल होता है उसके अनुसार कुल मिट्टी कार्य का आयतन हम कैसे निकालते हैं। तो V = आपका हो जाएगा D
और बड़े ब्रैकेट में A1 + A2/2 + A2 + A3 ऐसे जितने भी आपके क्षेत्रफल दिए रहेंगे क्रम से हम ऐसे कर लेंगे, इनका एवरेज ले लेंगे। और ऐसे लास्ट में जब हम जाएंगे AN-1 यानी कि लास्ट से एक पहले का, ठीक है, n-1 का मतलब क्या होगा, लास्ट से एक पहले, और AN यानी कि लास्ट वाला जो क्षेत्रफल है उसको ले लेंगे और 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ से आपका ट्रेपेजॉइडल रूल के द्वारा हम क्या करते हैं, मिट्टी कार्य की गणना कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो दूसरा फार्मूला है प्रिज्मोइडल फार्मूला, तो इसके द्वारा भी हम कर सकते हैं। समेशन ऑफ क्या होगा, D/2 × A0 + 4AM + A2। तो इस प्रकार से यहाँ से भी हम जो क्षेत्रफल है उसको रखकर और यहाँ से प्रिज्मोइडल फार्मूला से हम इनका नक्शे का मिट्टी कार्य की गणना कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है सिम्पसन रूल। सिम्पसन रूल से हम कैसे करते हैं, तो V = समेशन ऑफ D/3 × A1 + 4A2 + A3। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, सिम्पसन रूल से मिट्टी कार्य की गणना कर लेते हैं समुच्चय नक्शे से। तो ये आपके 3 फार्मूले हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, ट्रेपेजॉइडल फार्मूला, प्रिज्मोइडल फार्मूला और सिम्पसन रूल। इनकी मदद से हम मिट्टी कार्य की गणना कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है जलाशय की क्षमता ज्ञात करना। तो जलाशय की क्षमता हम कैसे ज्ञात करते हैं, ये मिट्टी की गणना की तरह ही करते हैं। जो फार्मूला हम ऊपर यूज कर रहे हैं मिट्टी कार्य की गणना के लिए, वही हम यहाँ पर भी यूज करते हैं और इससे हम जलाशय की क्षमता ज्ञात कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन से हम देखेंगे, एक क्वेश्चन की मदद से हम देख रहे हैं कि जलाशय की क्षमता हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर निकाल कर हम देखेंगे सॉल्व करके। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका दिया गया है, समोच्च रेखा की उच्चता मीटर में और क्षेत्रफल दिया है वर्ग मीटर में। 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162 और 164। तो ये आपकी समोच्च रेखा की उच्चता है, 150 से 164 तक दिया गया है और इसका क्षेत्रफल दिया गया है मीटर स्क्वायर में, यहाँ से यहाँ तक क्षेत्रफल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिया है बांध में पानी का अनुमत जल स्तर 160 मीटर और जलाशय की तली का सम्मानित तल आपका 150 मीटर। अब हमको क्या करना है, जलाशय की क्षमता ज्ञात करना है। तो जलाशय की क्षमता हम कैसे यहाँ पर ट्रेपेजॉइडल फार्मूला से ज्ञात कर रहे हैं, उसका हम फार्मूला नोट कर लेंगे। और यहाँ पर अब देखिए D = कितना है, 2 मीटर है, यानी कि 150, 52, 54, 56, यानी कि इसके बीच में कितना डिफरेंस है, 2 मीटर का है सबके बीच में। तो यहाँ पर D = आपका क्या हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। A आपका क्या है, 300 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आपका A दिया गया है, जो फर्स्ट वाला है वो आपका 300 मीटर स्क्वायर है। A2 आपका कितना है, A2 आपका ये हो जाएगा, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, इसी प्रकार से ये लास्ट वाला आपका हो जाएगा AN है और AN-1 यानी कि n लास्ट से एक पहले वाला आपका क्षेत्रफल ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सारी वैल्यू हम लिख लिए हैं। AN आपका हो गया 6,60,000 और AN-1 आपका हो जाएगा 5,34,000। तो इस प्रकार से हम चलिए फार्मूले में सारी वैल्यू रख देते हैं और उसके बाद से हम ये इनकी गणना कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका है V = D का मान आपका 2 था और यहाँ पर A की वैल्यू रख लिए, ठीक है, AN की वैल्यू रख लिए और यहाँ से जो भी फार्मूले हमारे थे उसको हम पुट कर लिए और इनका जब कैलकुलेशन करेंगे तो V = आपका हो जाएगा 3.352 × 10⁻⁶ मीटर क्यूब। यहाँ से हमारा जलाशय की क्षमता हम ज्ञात कर सकते हैं। जो आपको फार्मूला हम यूज़ करते हैं मिट्टी कार्य की गणना में, वही फार्मूला हम यहाँ पर भी यूज करते हैं। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है समोच्च रेखण विधियाँ। समोच्च रेखण की कौन कौन सी विधियां हैं, तो इसके बारे में हमको देखना है। मेथड्स ऑफ कंटूरिंग, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो समोच्च रेखण की विभिन्न आपकी विधियों को निम्न 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपका है प्रत्यक्ष विधि और दूसरा आपका है अप्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि क्या होती है, इसको हम देख लेते हैं। तो डायरेक्ट मेथड का ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि ये ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होती है, इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत हम इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं, डायरेक्ट मेथड आपका क्या होता है। देखिए प्रत्यक्ष विधि आपकी क्या होती है, इसके अंदर आपके 2 केसेस होते हैं। पहला केस ये होता है कि जब संपूर्ण क्षेत्रफल एक स्टेशन से नियंत्रित न किया जा सके। जितना भी क्षेत्रफल है अगर हम एक स्टेशन से नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस विधि के अंतर्गत जिन समोच्च रेखाओं का सर्वेक्षण करना होता है उनको वास्तविक रूप में जमीन पर अनुरेखण किया जाता है, उनको ट्रेस करते हैं। इस प्रकार इस विधि में केवल उन्हीं विशिष्ट बिंदुओं की माप ली जाती है जिनको नक्शे पर आलेखन कर समोच्च रेखाएं बनाई जाती हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इस विधि के अंतर्गत जिन समोच्च रेखाओं का हमको सर्वेक्षण करना होता है उनको वास्तविक रूप में ज़मीन पर हम ट्रेस कर लेते हैं और इस प्रकार इस विधि में केवल उन्हीं विशिष्ट बिंदुओं की माप ली जाती है जिनको नक्शे पर आलेखन कर समोच्च रेखाएं बनाई जाती हैं। तो ये आपकी पहला केस था। संपूर्ण क्षेत्र कार्य को हम 2 भागों में विभाजित कर लेते हैं और इसमें आपके 2 पॉइंट और आते हैं, ऊर्ध्वाधर नियंत्रण और क्षैतिज नियंत्रण, यानी कि वर्टिकल कंट्रोल और हॉरिजॉन्टल कंट्रोल हमारे क्या होते हैं। तो वर्टिकल कंट्रोल आपका क्या है, समोच्च रेखाओं को क्षेत्र में ढूंढना और वर्टिकल कंट्रोल कहलाता है। जो समोच्च रेखाओं को हम क्षेत्र में जब ढूंढते हैं तो वो हमारा वर्टिकल कंट्रोल कहलाता है और इन बिंदुओं का सर्वेक्षण कर उनकी क्षैतिज स्थिति का निर्धारण करना वो हमारा हॉरिजॉन्टल कंट्रोल के अंतर्गत आता है।
तो ये आपका हो गया केस फर्स्ट। और दूसरा हमारा केस क्या है, जब क्षेत्र छोटा हो तथा एक ही बिंदु से नियंत्रित किया जा सके तब हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। जो आपका यहाँ पर एक विधि दी गई है उसका हम प्रयोग करेंगे जब क्षेत्र आपका छोटा होगा और एक ही स्टेशन से उसको नियंत्रित किया जा सके। तो अरीय रेखा विधि आपकी होती है, मेथड ऑफ रेडियल लाइन, तो इसका हम प्रयोग करते हैं। सर्वेक्षण क्षेत्र छोटा होने की स्थिति में अरीय विधि बहुत उपयुक्त रहती है। और ये जो हमारा डायरेक्ट मेथड का यूज है इसका हम बहुत छोटे कार्यों के लिए करते हैं, बहुत ज़्यादा परिशुद्ध वैल्यू इसकी नहीं मिलती है, तो इसलिए हम इनडायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं कंटूरिंग में। तो चलिए हम देखते हैं इनडायरेक्ट मेथड हमारा क्या होता है। इसको आप अच्छे से देखिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है और इसमें जो जो मेथड हैं तो आपके उसके बारे में भी पूछा जाता है। तो इनमें समय आपका कम लगता है जो अप्रत्यक्ष विधि है। समोच्च रेखण के लिए अधिकतर यह विधि प्रयोग की जाती है। इस विधि के अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र में रेखाओं की श्रृंखला बना ली जाती है। अब इन रेखाओं पर स्थलीय लेवल उपकरण द्वारा ले लिए जाते हैं तथा विभिन्न उच्चता की समोच्च रेखाएं अंतर्वेशन द्वारा आलेखित कर ली जाती है। इंटरपोलेशन के द्वारा हम आरेखित कर लेते हैं। यदि क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण बिंदु होता है तो उन पर भी खास तौर से लेवल किया जाता है तथा स्पेशल रिमार्क दिया जाता है। तो ये आपकी अप्रत्यक्ष विधि। इसमें हम क्या करते हैं कि जो पूरा क्षेत्र होता है संपूर्ण क्षेत्र में हम क्या करते हैं उसको रेखाओं की श्रृंखला बना लेते हैं और उसके बाद से वहाँ से हम उनका जो भी प्रोसेस है सर्वेइंग का उसको हम करना स्टार्ट करते हैं। चलिए हम देखते हैं क्या करते हैं। इसमें क्षेत्र में विभिन्न बिंदुओं को स्थापित करने की प्रमुख अप्रत्यक्ष विधियां निम्न हैं। जो क्षेत्र में हम बिंदुओं को स्थापित करते हैं उनकी दो विधियां हैं। पहला आपका है अनुप्रस्थ काट विधि और दूसरा हमारा है वर्ग विधि। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होता है आपका स्क्वायर मेथड का यूज होता है, इसको हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अनुप्रस्थ काट विधि के बारे में भी हम यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए हम देखते हैं अनुप्रस्थ काट विधि आपकी क्या होती है। यह विधि संकरे रास्ते अथवा संरेखण सर्वेक्षण जैसे सड़क, नहर, रेलवे लाइन आदि के लिए समुच्च नक्शा बनाने के लिए अधिक उपयुक्त है। जो आपके संकरे रास्ते होते हैं, पतले रास्ते होते हैं और संरेखण करना होता है सर्वेक्षण जैसे आपका सड़क का, नहर, रेलवे लाइन, इन सभी के लिए समुच्च नक्शा बनाने के लिए हम अनुप्रस्थ काट विधि का प्रयोग करते हैं। और ये हम कैसे करते हैं ये भी हम देखेंगे। दूसरा जो हमारा स्क्वायर मेथड है वर्गों द्वारा समुच्च रेखण, तो इस विधि में संपूर्ण क्षेत्र को उचित माप के वर्गों में विभाजित कर लिया जाता है और वर्ग का आकार क्षेत्र के प्रकार तथा समुच्च रेखीय अंतराल को दृष्टि में रखकर 5 मीटर से 30 मीटर तक रखा जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं संपूर्ण क्षेत्र को वर्ग में हम डिवाइड कर लेते हैं और जो वर्ग का आकार होता है 5 मीटर से 30 मीटर तक हम रख सकते हैं। तो इस प्रकार से स्क्वायर मेथड से हम क्या करते हैं इनकी जो कंटूरिंग है वो करते हैं। तो चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं कि जो आपका अनुप्रस्थ काट विधि है और स्क्वायर मेथड है उसको हम कैसे प्रयोग करते हैं। तो जो आपकी अनुप्रस्थ काट विधि है आपको पहले भी बताया गया कि जो आपके पतले रास्ते होते हैं, सड़क, नहर, रेलवे लाइन, इन सभी का अगर हमको करना है संरेखण तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसमें हम कैसे वर्क करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक जो आपका मान लीजिए पतला सा रास्ता है तो इसका हम सेंटर पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। ये आपकी सेंटर लाइन है और इस लाइन के इधर भी और इधर भी 2-3 पॉइंट हम मार्क कर लेंगे। जैसे यहाँ पर 3-4 आपको पॉइंट दिख रहे हैं तो इधर भी करके और इसके कॉर्नर पे हर कॉर्नर पे हम स्टाफ रखकर और इसकी रीडिंग पढ़ते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर रीडिंग पढ़ लेते हैं, जहाँ जहाँ समान उच्चता के बिंदु मिलेंगे तो उसको हम आपस में मिला देंगे। तो इस प्रकार से हम इसको कर लेते हैं अनुप्रस्थ काट विधि को। नेक्स्ट जो हमारा स्क्वायर मेथड है उसको हम कैसे करते हैं। इसमें कोई भी जो आपका फील्ड में अगर आप जा रहे हैं तो फील्ड में हम क्या करते हैं फील्ड के एरिया को हम उसको पहले हम डिवाइड कर लेते हैं स्क्वायर में। 5 से 30 मीटर तक का हम स्क्वायर इसमें बना सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए 30 बाई 30 का स्क्वायर हम बना रहे हैं, ठीक है। तो 30 बाई 30 का अगर हम बना रहे हैं तो इसमें हम क्या करेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर 4 पार्ट है इसको हम 40 अगर मान लेते हैं तो 40 मीटर इधर है, 40 मीटर इधर है, 40 मीटर का हम स्क्वायर बना रहे हैं। तो 40 मीटर को अगर हम डिवाइड करें 10-10 मीटर के स्क्वायर में, छोटे छोटे पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं, 4 पार्ट इधर 4 पार्ट इधर, तो आपका एक स्क्वायर कितने का होगा 10-10 का होगा। तो इस प्रकार से हम छोटे छोटे स्क्वायर में इनको डिवाइड कर लेते हैं और रेंजिंग करके इनके हम सारी लाइनों को यहाँ पर छोटे छोटे रेखाओं में इसको डिवाइड कर लेंगे। अब क्या होगा जितने भी कॉर्नर मिलेंगे सभी कॉर्नर पर हम स्टाफ रखकर इसकी रीडिंग पढ़ लेते हैं। वहाँ से सबकी कुछ ना कुछ उच्चता मिलेगी, वहाँ पर कुछ आपके रीडिंग मिलेंगे और जो रीडिंग समान होंगे उसको हम आपस में कलर पेन से मिला देते हैं जिससे आपकी एक समान उच्चता की जो लाइन है वो आपको अलग अलग प्रदर्शित हो। तो इस प्रकार से हम स्क्वायर मेथड के द्वारा जो अपना रेंजिंग है आपका, ठीक है, कंटूरिंग है उसको हम कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका स्क्वायर मेथड और आपका अनुप्रस्थ काट विधि। ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं
जितने भी आपके टॉपिक हैं इस चैप्टर में कंटूरिंग में सभी आपको यहाँ पर कराए जा रहे हैं, कोई टॉपिक आपका छूटने वाला नहीं है। अगर इस एक वीडियो को आप देख लेते हैं तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। वीडियो कैसी लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि जब भी आप लाइक और कमेंट करते हैं तो हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन वहाँ से मिलता है। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है समोच्च रेखाओं का अंतर्वेशन। ये आपका क्या होता है, इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर्स। तो कंटूर के जो कंटूरिंग होता है, कंटूरिंग के इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, निर्देश बिंदुओं के सर्वेक्षण के बाद उनका आलेखन करते हैं और फिर हम अंतर्वेशन द्वारा समोच्च रेखाएं नक्शे पर बनाई जाती हैं। तो जो हम आलेखन कर लेते हैं इनडायरेक्ट मेथड में, और उसका हम क्या करते हैं कि अंतर्वेशन के द्वारा, इंटरपोलेशन के द्वारा हम समोच्च रेखाएं नक्शे पर बनाते हैं। तो अंतर्वेशन की विधियाँ इस मान्यता पर आधारित हैं कि दो क्रमागत बिंदुओं के बीच के धरातल के ढाल को समरूपी मान लिया जाता है। दो क्रमागत जो बिंदु होते हैं उनके बीच के धरातल के ढाल को हम यूनिफॉर्म मान लेते हैं, समरूप मान लेते हैं, और इस मान्यता के आधार पर दो क्रमागत बिंदुओं के समानित तल ज्ञात होने पर उनके बीच किसी भी उच्चता के बिंदु की स्थिति अंतर्वेशन द्वारा ज्ञात कर ली जाती है। जब इनका समानित तल ज्ञात होता है तो उनके बीच की जो उच्चता होती है उसको हम बिंदु की स्थिति ज्ञात कर लेते हैं अंतर्वेशन विधि के द्वारा। तो कैसे हम ज्ञात करते हैं, इसके कितने मेथड होते हैं, सभी आपको यहाँ पर करके बताए जाएंगे। तो देखिए, समोच्च रेखाओं के अंतर्वेशन की विभिन्न विधियां निम्न है। पहली आपकी अनुमानित विधि, दूसरी आपकी गणितीय विधि, और तीसरी आपकी लेखा चित्र विधि। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इसमें है बाई कैलकुलेशन मेथड, यानी कि गणितीय विधि आपकी इंपॉर्टेंट है और इसका हम ज़्यादातर यूज करते हैं, और ये आपकी एक्यूरेट वैल्यू भी देती है। लेकिन जो तीनों मेथड आपके दिए गए हैं इसके बारे में भी हम इनकी जो डिफिनीशन है उसको भी जानेंगे। जो पहली हमारी अनुमानित विधि वो आपकी क्या होती है, तो अंतर्वेशन की यह एक अशुद्ध विधि है। दो क्रमागत बिंदुओं के मान को दृष्टि में रखते हुए अनुमान से दोनों के मध्य वांछित उच्चता का बिंदु ढूंढ लिया जाता है। कार्य की शुद्धता की जांच भी अंदाज से ही हो जाती है और इस विधि में समय कम लगता है। इसमें जो अनुमानित विधि है बाई एस्टिमेशन मेथड, इसमें हम क्या करते हैं, अंदाज से यानी कि मान के सारी चीज़ें हम करते हैं, और ये आपकी एक बहुत ही अशुद्ध विधि है, इसका हम ज़्यादातर यूज नहीं करते, लेकिन इसमें आपका क्या होता है, समय कम लगता है। नेक्स्ट हमारा है गणितीय विधि। गणितीय विधि क्या होती है, इस विधि में दो निर्देश बिंदुओं के मध्य किसी समोच्च बिंदुओं की स्थिति अनुपातित विधि से सरल गणनाओं द्वारा ज्ञात की जाती है। नक्शे पर वांछित उच्चता का बिंदु ज्ञात करने की यह सबसे परिशुद्ध विधि है, परंतु इसमें समय काफ़ी लगता है और गणनाएं भी अधिक करनी पड़ती है। तो ये आपकी सबसे परिशुद्ध विधि होती है, एक्यूरेट वैल्यू देती है, और इसमें समय आपका ज़्यादा लगता है, इसमें गणनाएं भी आपको ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन हम इसी मेथड का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा है लेखा चित्रीय विधि। इस विधि से समोच्च रेखाओं का अंतर्वेशन काफ़ी सरल है, इसमें समय भी कम लगता है और इसका परिणाम भी विश्वसनीय होता है, लेकिन हम ज़्यादातर यूज करते हैं गणितीय विधि का। तो लेखा चित्रीय में क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर हम गणितीय को अच्छे से समझेंगे। तो लेखा चित्र में आपका क्या होता है कि एक हम पेपर ले लेंगे और पेपर पे मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ लाइनें बना लिए, ठीक है। इस प्रकार से 4-5 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर ले, रेखाएं यहाँ पर बना लेंगे, ठीक है। और आपका क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख लिए 1 2 3 4 ऐसे, और इसका जो सेंटर लाइन होगा उसको हम थोड़ा डार्क कर लेंगे, और एक आपकी एक्स वाई लाइन होती है, ठीक है, एक्स और वाई लाइन होती है। तो इस लाइन को हमको क्या करना होता है, ये जो हमारा ग्राफ होता है, पेपर होता है, इस लाइन पे सेट करना होता है, और एक्स और वाई पे। तो इसको हम जो घुमा के, इस जो पेपर हमारा होता है इसको घुमा के इस पे जब हम सेट करते हैं एक्स वाई लाइन पे, तो ये जो सेंटर वाली लाइन को जहाँ पर क्रॉस करती है वहाँ पर हम पॉइंट कर लेते हैं। तो यही जो विधि आपकी होती है लेखा चित्रीय विधि कहलाती है। नेक्स्ट हमारी जो गणितीय विधि है इसका हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं और इसको हम डिटेल में भी समझेंगे। तो इसको हम देख लेते हैं, इसके कैलकुलेशन वगैरह कैसे करने होते हैं। तो देखिए, गणितीय विधि आपकी क्या है, गणितीय विधि का यहाँ पर आपको एक फिगर की मदद से दिखाया गया है, ठीक है। इसको 4 पार्ट में हम डिवाइड कर लिए हैं। ये आपका ए पॉइंट है, बी यहाँ पर देखिए ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई, ये आपके पॉइंट दिए गए हैं। इसकी अलग अलग यहाँ पर पॉइंट के इनकी वैल्यू दी गई है, 9.5 है, 11.2 है, इस प्रकार से अलग अलग। यहाँ पर 10 दिया गया है, यहाँ पर 11 दिया गया है, इनकी जो उच्चता दी गई है, यहाँ पर 12 है और यहाँ पर भी 12 है। ये जो लाइन आपकी बनाई गई है, ठीक है। और ये कॉर्नर वाले पॉइंट का मान यहाँ पर दिया गया है, सबका अलग अलग। अब हमको क्या करना है, अंतर्वेशन विधि द्वारा, जो आपके अंतर्वेशन की दूसरी विधि है बाय कैलकुलेशन मेथड, उसका हम गणितीय विधि का यूज करेंगे यहाँ पर, और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही इजी है, इसको ज़रूर आप सॉल्व कीजिए। इसको देखिए, अगर आप एंड तक देखते हैं तो आपको बहुत ही क्लियर ये समझ में आ जाएगा। तो देखिए, भुजा ए बी की लंबाई सबसे पहले जो हम लेंगे, ये जो स्क्वायर हमारा बना हुआ है सब 10 मीटर का है, ठीक है। सबके डायमेंशन सेम है, इधर ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, यानी कि एक एक पार्ट इनका सभी भुजाएं 10 मीटर की है। तो ये आपको क्लियर हो गया।
यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ जो आपका ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, इनके बीच में ये जो 10 वाला पॉइंट दिया गया है, तो ये हमको ज्ञात क्या करना है कि ए और बी, यानी कि ए से ये जो 10 वाली लाइन है, ठीक है, ये आपकी कितनी दूरी पर है, ए और बी के बीच में ये ए से कितनी दूरी पर है, यहाँ तक की दूरी हमको ज्ञात करनी है। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, ऐसे हमारा जो ये 11 वाली लाइन है, तो ये आपकी ए से कितनी दूरी पर है, ये हमको ज्ञात करना है। ऐसे मान लीजिए ये 12 वाली लाइन है, तो इसको हम कहाँ से ज्ञात करें, बी से भी ज्ञात कर सकते हैं, तो बी से ये लाइन आपकी कितनी दूरी पर है, तो ये हमको ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले भुजा ए बी की लंबाई, इसके बीच में हम ज्ञात कर रहे हैं, तो भुजा ए बी की लंबाई कितनी है, 10 है, इसकी भी 10 है, सारे लाइन की 10 लंबाई है, तो 10 मीटर हो गए। ए और बी का तलांतर हम ज्ञात करेंगे, ए और बी के तलों का जो अंतर होगा उसको हम ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपका लेवल है 11.2 है और यहाँ पर आपका 9.5 है। इनका तलांतर क्या हो जाएगा, इसमें से हम इसको माइनस कर लेंगे, 11.2 में से 9.5 को, यानी कि ए और बी जो ले रहे हैं उसी पॉइंट में से, इसमें से हम इसको माइनस कर लेंगे, जो आपका अधिक है उसमें से कम वाले को। तो यहाँ से तलांतर आपका आ गया 1.7 मीटर, ठीक है। अब हमको क्या करना है, बिंदु ए से समोच्च रेखा 10 की दूरी, जो आपका समोच्च रेखा दिया गया है, कंटूर लाइन 10 वाली दी गई है, तो इसकी हमको दूरी बतानी है कि ए से कितनी दूरी पर है, ये यहाँ तक की दूरी हमको बतानी है। तो ये हम कैसे ज्ञात करेंगे, जो आपका 10 है, यानी कि ए और बी के बीच की जो दूरी है 10 है आपकी, और इनका तलांतर कितना 1.7, इसको आपस में हम डिवाइड कर लेंगे 10/1.7, और इंटू हम क्या करेंगे, ये जो आपकी 10 है, ठीक है, जिस लाइन तक की दूरी हमको ज्ञात करनी है उसमें से हम क्या करेंगे, जो आपका जहाँ से हम ज्ञात करें, ए से ज्ञात करें, तो इसको हम माइनस कर देंगे, यानी कि 10 जो समोच्च रेखा आपकी है, इसकी दूरी ज्ञात करनी है, ए से ज्ञात करनी है, तो इस 10 में से हम क्या करेंगे, ए वाली जो आपका यहाँ पर जो आपका मान दिया गया है उसको हम माइनस कर लेंगे यहाँ पर, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो जो आंसर आपका आएगा क्या आएगा, 2.94 मीटर। और ये दूरी कितनी है, ए से ये जो 10 मीटर वाली ये वाली लाइन आपकी है, समोच्च रेखा 10 वाली जो लाइन है, ये आपका ए से कितनी दूर है, 2.94 मीटर पर है। इसी प्रकार अगर हम एक और ज्ञात करें, तो बिंदु ए से समोच्च रेखा 11 की दूरी, जो आपकी समोच्च रेखा ये 11 वाली लाइन है, ठीक है, इसकी दूरी हमको ज्ञात करनी है, ए से ही ये कितनी दूरी पर है, यहाँ तक की दूरी हमको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी के बीच की जो आपका क्या है, ए और बीच की लंबाई कितनी है, ए बी की लंबाई 10 मीटर है, इनका तलांतर क्या हो जाएगा, तलांतर भी हमारा सेम ही होगा, वही यहाँ पर आप देख सकते हैं, तलांतर भी सेम होगा। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला भी वही यूज़ होगा, 10 मीटर जब इनकी लंबाई है, 1.7 तलांतर है, बस यहाँ पर आपका चेंज होगा, इसमें अगर ए और बी के बीच हम ज्ञात कर रहे हैं कोई, तो इसमें क्या होगा, 11 वाली लाइन का हम ज्ञात करना है, तो 11 में से हम किसको माइनस करेंगे, ए से हम ज्ञात कर रहे हैं, तो ए वाले पॉइंट को, तो ए का आपका पॉइंट है 9.5, तो इसमें से हम माइनस करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो जो डिस्टेंस आएगी हमारी 8.8 मीटर, तो फ्रॉम ए, यानी कि ए से इस 11 वाली समोच्च रेखा की लाइन की दूरी कितनी है, 8.8 मीटर है। इसी प्रकार से अगर हमको ये निकालना है, ये जो 12 वाली समोच्च रेखा है, ये बी से कितनी दूरी पर है, तो क्या करेंगे, बी से सी, बी सी की दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर, और यहाँ पर इनका तलांतर क्या हो जाएगा, तो 12.5 में से 11.2 को माइनस कर लेंगे, आपका तलांतर आ जाएगा। फार्मूला क्या है, 10, ये जो आपकी दूरी है उसको अपान मतलब उसमें डिवाइड करेंगे तलांतर को, और इंटू हम क्या करेंगे, ये जो 12 आपका 12 वाली लाइन है, यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है, कहाँ से, बी से, तो 12 में से हम 11.2 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बी सी की लंबाई आपकी 10 मीटर है, बी और सी का तलांतर हम क्या करेंगे, सी में से बी को माइनस कर देंगे, ये आपका तलांतर आ जाएगा। बिंदु बी से समोच्च रेखा 12 की दूरी हमको ज्ञात करनी है, तो आपका जो फार्मूला है, लाइन आपकी 10 मीटर की है, तलांतर आपका 1.3 है, तो इसको हम डिवाइड कर लिया, इंटू हम क्या करेंगे, जहाँ तक की ज्ञात करनी है, यानी कि 12 तक की ज्ञात करनी है, तो 12 में से, और जहाँ से ज्ञात करनी है बी से, तो बी का जो पॉइंट है उसको हम माइनस कर लेंगे, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी 6.15 मीटर, ये आपका क्या होगा, बी से ये 12 वाली लाइन की दूरी है, 12 वाली जो समोच्च रेखा है बी से, इसकी दूरी यहाँ तक की है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो अगर एक और हम ज्ञात करें कि भुजा ए डी की लंबाई, ए और डी का तलांतर, और बिंदु ए से समोच्च रेखा 10 की दूरी, यानी कि जो आपका ए डी की लंबाई है, ठीक है, इधर से अगर हम चाहे कहीं से भी ज्ञात कर सकते हैं, तो ए डी की लंबाई ले लेंगे, 10 मीटर इसका भी है, इनका तलांतर जब लेंगे तो 10 में से 9 को माइनस कर लेंगे, ठीक है, यहाँ से तलांतर मिल जाएगा। अब क्या करना है, हमको ये बताना है कि ये डी से आपका ये जो 10 वाली लाइन है समोच्च रेखा, ये कितनी दूर है डी से, तो क्या करेंगे 10 में से, ठीक है, ये आपका जो तलांतर है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ज्ञात करके बताना है, तो आप इसको सॉल्व करके ज़रूर बताइएगा कि कितना आएगा, ठीक है, ए से समोच्च रेखा 10 की दूरी कितनी आएगी, तो यहाँ से आप बताइएगा कैलकुलेशन करके। और नेक्स्ट हम देखते हैं
इसी प्रकार अन्य बिंदुओं के मध्य से पारित होने वाली समस्त समोच्च रेखाओं के निर्देश बिंदुओं को हम ज्ञात कर लेते हैं। अब फ्री हैंड एक ही उच्चता वाली समस्त बिंदुओं को मिलाकर उस मान की समोच्च रेखा प्राप्त कर ली जाती है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि जो समस्त बिंदुओं के मध्य से पारित होने वाली समोच्च रेखाएं होती हैं इसके बीच में, ठीक है, इन बिंदुओं के मध्य जो पारित होने वाली समोच्च रेखाएं होती है उसको हम आपस में ज्ञात कर लेते हैं और समान उच्चता की जो भी बिंदुएं होती है उसको हम आपस में मिलाकर समोच्च रेखा हम वहाँ से प्राप्त कर लेते हैं। तो ये तो था आपका इंटरपोलेशन मेथड। इंटरपोलेशन आपका था, अंतर्वेशन था, 3 विधि के द्वारा हम इसको करते हैं। तो ऐसे वीडियोस के लिए आप चैनल पर बने रहिए। इस एक कंप्लीट वीडियो में आपका जो कंटूर का चैप्टर था, एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है सर्वेइंग सेकंड का। नेक्स्ट वीडियो में हमारी थियोडाइट के चैप्टर के ऊपर हम बात करेंगे। तो ऐसे ही आपकी रिवीजन क्लास चलती रहेगी जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसके। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।